हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक, इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, द बाइनरी एडिशन ऑफ डिजिटल फिजिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। द बाइनरी एडिशन ऑफ 1+1+1 गिव्स। ठीक है, आप भी इसका आंसर आप भी मुझको कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ। क्लियर। तो देखो, बाइनरी एडिशन हमको 1+1+1 हमको ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम वन और वन को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, और 2 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। क्लियर। इसमें हमने क्या करना है, एक और 1 को हमने ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 0+1 कितना होगा, 1, और 1 1 ये आ जाएगा यार। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1+1+1 कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। 1 और 1। अब देखो 1 और 1 फर्स्ट फर्स्ट इसका ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन को ऑप्शन से सिलेक्ट फर्स्ट हो नहीं सकता है इसका। ठीक है, सेकंड भी होगा नहीं। अब सी और डी में से ही एक होगा। देखो 1 1 0 भी नहीं हो सकता है, इसकी कुछ और मीनिंग होती है। 1 1 0 का मीनिंग कुछ और होता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसको हम 3 बीट में ऐसे लिख सकते हैं, 0 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 0 1 1 इज द रिजल्ट ऑफ 1+1+1 इन बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें से एडिशन आ जाता है, कन्वर्जन आ जाता है, वन नंबर सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो और मैक्सिमम मैक्सिमम अगर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी एडिशन के आ सकते हैं। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अपने जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। ठीक है, ऑसिलेटर क्या करता है, एक होता है रेक्टिफायर। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है आपके पास, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो और जो रेक्टिफायर होता है, सॉरी, और जो ऑसिलेटर होता है ये रिवर्स काम करता है, या आउटपुट में क्या करता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, डायरेक्ट जो डीसी है, डीसी टू एसी करेगा। हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑसिलेटर होता है, ठीक है, तो ऑसिलेटर फर्स्ट होगा नहीं ये, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेटर क्या करेगा, डायरेक्ट करंट को किस में बदलता है, डायरेक्ट करंट को किस में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है। तो बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। जनरली जब हम इसका यूज़ करते हैं स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर, स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव, और जनरली मल्टी वाइब्रेटर्स में इनका यूज़ करते हैं हम इसी को ऑसिलेटर के लिए। ठीक हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी। कभी कभी एलईडी की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। ठीक है, तो हमको कलर की बात कर रहा है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। कलर, अगर कलर कलर मीन्स, सीधी सी अगर बात करेंगे तो कलर मीन्स वेवलेंथ की बात होगी। कलर मीन्स वेवलेंथ, बट कलर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस इसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, जो कलर होगा सिर्फ और सिर्फ लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। कलर जो होगा वेव लाइट की वेवलेंथ पर क्या होगा, अगर कलर चेंज होगा तो डेफिनेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बट इससे ये हमको पता नहीं। अगर एलईडी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एलईडी क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये ऑप्शन तो सही है।
एलईडी ऑलवेज, ठीक है, एलईडी ऑलवेज एक्टिंग इन फॉरवर्ड बायस, हमेशा फॉरवर्ड बायस में हम इसको यूज़ करते हैं। बट अब कलर पूछ रहा है हमसे, कलर के लिए बाइसिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो मैंने तुमको यहाँ बोला है। कलर के लिए सिर्फ वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया, और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, एलईडी कभी रिवर्स बायस में क्या होती है, ऑपरेट नहीं होती है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। और थर्ड क्या होगा, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बाइस। अब अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बाइस करने से क्या होगा, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बाइस करने से क्या होगा, ठीक है, यहाँ जो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से जो जो इंटेंसिटी होगी, इस तरीके से ये अलग अलग हैं, अलग अलग इंटेंसिटी जो करंट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी होती है, ठीक है। जैसे जैसे क्या करेंगे हम, इंटेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो करंट भी बढ़ेगी, और आफ्टर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड बाइस, इससे सिर्फ क्या होगा बोलो, करंट, करंट पर इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, पर कलर का इससे बाइसिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कलर का बाइसिंग से कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर। तो दो, द कलर ऑफ एलईडी किस में डिपेंड करेगा, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या किस में डिपेंड करेगा, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड, आप कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हो उस पर क्या डिपेंड करेगा, ये जो एलईडी है उसका कलर एमिटेड उस पर क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा, किस में डिपेंड करेगा, जो कलर है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ना कि फॉरवर्ड रिवर्स बायस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग तो करंट वेरी करेगी, बट कलर किस में डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24, द बाइनरी इक्विवेलेंट, देखो डिजिटल फिजिक्स से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए 16, 16 बेस होने का मतलब क्या है, हेक्सा डेसिमल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हेक्सा, हेक्सा डेसिमल नंबर के बारे में हमसे बात हो रहा है, बेस इसका 16 है, तो ये हेक्सा डेसिमल है। तो हेक्सा डेसिमल में ए 16 क्या होता है, देखो हेक्सा डेसिमल में हमारे पास होता है 1 2, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 15, और यहाँ पूरे 9 ये तो एज इट इज रहते हैं, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ। वन को कैसे, वन को, अब बाइनरी में जनरली हम लिखने के लिए इस तरीके से हम यूनिट, ये 1 से 9 तक तो ऐसे ही रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 10, 10 को हम लिखते हैं यहाँ पर हेक्सागोनल में ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको लिखते हैं ई, और इसको लिखते हैं एफ। और बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमको क्या बात, देखो एक ट्रिक है, बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमारे पास 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, ठीक है। अगर मुझे वन लिखना है, वन लिखना है तो मैं इसी में से पेयरिंग करके जिसको लिखना है उसकी जगह मैं वन लिखूंगा, और बाकी की जगह जीरो लिख दूंगा। जैसे मुझे वन लिखना है तो 2⁻, क्या होता है, 0 1 होता है, और मुझे 4 में आंसर चाहिए तो मैं वन को ऐसा लिख सकता हूँ, ये 0 0 0 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली बाइनरी में हम ये है, डेसिमल को मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ तो वन को 0 0 1 लिखूंगा 4 बिट में। वैसे टू को क्या लिखूंगा, ये देखो टू के लिए मुझे यहाँ वन करना पड़ेगा, बाकी सब क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तो टू को मैं क्या लिखूंगा, इसी तरीके से 0 0 1 0, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए मीन्स है 10, ए बेस 16, ए को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 3 4 5 6 7 8 9 को आप इसी इन्हीं कॉम्बिनेशन से इनको बाइनरी में क्या कर सकते हो, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे को तो क्या बोल रहा है, अगर ए है, ए को हमको बाइनरी में बदलना है और ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टैंड फॉर 10, ए कौन से नंबर को स्टैंड कर रहा है, 10, तो 10 को कैसे लिखोगे बताओ, 10 को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2⁻3 8, एक तो हो गया ये 8, और 4 से तो काम बनेगा नहीं, ये 0 बन जाएगा, और 8 और 2, ये 2⁻1 2 हुआ, 8 और 2 10 0। तो देखो ए हेक्सागोनल में बाइनरी में कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 0 1 0 लिखेंगे, क्लियर है, 1 0 1 0, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी हमारे पास डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक,
क्लियर? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए स्टैंड फॉर 10, 10 को हम क्या लिखेंगे? 1010 लिखेंगे। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ फिर से देखो, फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। और डीमॉर्गेनाइज तो बहुत अच्छे से पता होता है हमको। डीमॉर्गेनाइज करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास डीमॉर्गन ने दो लॉज दिए। अगर आपको ए डॉट बी का क्या करना है, होल बार को क्या करना है, दो थ्योरम दी, तो जनरली इसमें एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्या होता है बताओ? ब्रेक, ये ट्रिक होता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, चेंज द साइन, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो हम इस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं और साइन को हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल बार क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार आ जाएगा। गेटिंग? और सेकंड हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी का होल बार, यहाँ पर भी वही होगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ए बार डॉट बी बार, इनका इनका भी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो सपोज दैट हमको ये गिवन है, हम सबसे पहले डीमॉर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर किसी आउटपुट को तुमने डीमॉर्गेनाइज करना है, तो जो भी फंक्शन दिया होगा सबसे पहले उसका एक और बार ले लो। सपोज दैट ए बी बार प्लस सी का बार दिया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम एक और बार ले लेंगे। ठीक है, एक और हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट एक और ले लेंगे, स्टेप 1। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, देखो किसी का बार क्या होता है, बार हट जाता है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए ए बी बार प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड क्या होता है, देखो सेकंड होता है कन्वर्ट और इनटू, और को एंड में करो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड और को एंड में कन्वर्ट करो और एंड को और में कन्वर्ट करो, साइन, स्टेप 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर स्टेप 2 अगर यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप 2 इस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों के बीच में एंड है, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी का ऐसे बार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, और है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। क्लियर है? अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, फिर से तुम सबका क्या करो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, सब फिर से सबका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये ए प्लस बी बार का होल बार, और ये डॉट ऐसे ही रहेगा, और ये कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार, इससे मैं इसको कंपेयर कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल बार क्या होता है, ए बार। तो देखो ए बार, और यहाँ क्या आएगा, और डॉट बी बार का बार। ठीक हो गया, एक तो ये आएगा, और डॉट यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ बार नहीं आएगा। ठीक है, ये बार, यहाँ पर बार नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब ये क्या आएगा, सी, यहाँ पर सिंपली सी था, तो ये सी का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ये सी का क्या आ जाएगा, ये सी का बार आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास। तो ए बार तो ऐसे रहेगा, और बी बार का बार क्या होता है, बी होता है। ठीक हो गया, और ये साइन अब प्लस और में कन्वर्ट हो गया था, स्टार्टिंग से और में कन्वर्ट हो गया है, तो हमको इसको और ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन बीच में प्लस आएगा, और डॉट क्या आ जाएगा, सी बार आ जाएगा। ठीक है, तो इससे फर्दर हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर चेक कर लेते हैं, ए बार प्लस बी और सी, जो कि हमको कहाँ कौन से ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा है। तो किसी भी आउटपुट को अगर आपने क्या करना है, डीमॉर्गेनाइज करना है, तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका करेक्ट आंसर तक क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये जो हमको आउटपुट दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए बार प्लस बी और सी का बार, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 क्वेश्चन आए हैं इस बार। अब नेक्स्ट ये एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्सरे टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, और बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जनरली ये।
मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है। एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स ऑन, ये हमको वोल्टेज दे रखा है 30 किलो वोल्ट दे रखा है, और 30 किलो वोल्ट को हम वोल्ट में बदल दे रहे हैं 30 × 10⁻³ वोल्ट। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ मिनिमम कितना होगा, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्सरे क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इज द एनर्जी। ठीक हो गया। तो और हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ, और ये मिनिमम की बात कर रहा है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हमको लेमडा मिनिमम अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Hc/E आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Hc/E। और जो E होता है जनरली काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन के इक्वल होता है, जो कि E × V के इक्वल होता है, वेयर E इज द चार्ज QV। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है, Q × V होता था, पर हेयर हेयर इन द प्लेस ऑफ Q मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा हूँ, और ये V वेलोसिटी नहीं है, क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो इन द प्लेस ऑफ E पुट E इक्वल टू EV। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यूज अगर हम यहाँ रखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए 6.6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹, और वोल्ट, V इज द वोल्ट, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 30 × 10⁻³ ठीक है, तो जो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 0.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास आंसर आता है। ठीक है, तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 0.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, 2 में प्रेजेंट है। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस तरह की ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है, इसका हर एक क्वेश्चन आपने खुद भी करके देखना है, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, वन बोहर मैग्नेट्रॉन इज डिफाइंड एज, ये भी हर हर क्वेश्चन में ये एमसीक्यू पूछा ही जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जहाँ ये पूछा नहीं जाए। वन बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है हमारे पास, म्यू भी होता है, डायपोल मोमेंट की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हमारे पास होता है, ये EH/4πm इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, ऐसा कभी कभी ये ऑप्शन में ऐसा भी आता है। ठीक है, बट यहाँ H प्लैंक कांस्टेंट होता है, पर यहाँ H के टर्म्स में तो दे दिया है, H इज द ड्रैग कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू H/ कितनी होती है, 2π होती है। तो H/2π की जगह हम अगर H कट रख देंगे, तो जो बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा वो कितना आएगा, EH कट अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, 2 ये सब H कट में चले गया 2, और इनटू क्या आ जाएगा, मास ऑफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला है नहीं, सेकंड है नहीं, EH/mc, सी नहीं आता है, थर्ड वाला देखो, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज नहीं होना है, सी नहीं आएगा, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिराक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू H/2π होती है। ठीक है, तो ये भी लगभग, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आती है। आपको इसको भी याद रखना है, कभी कभी बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू भी पूछ लेता है एग्जाम में। गेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स से है। द द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, जनरली एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, जो जो एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। और कंडक्टर के केस में ये सबसे मिनिमम होता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में लगभग लगभग Eg जो 0 होता है। ठीक है, और इंसुलेटर के केस में सबसे ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के इंसुलेटर की उसमें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अक्रॉस होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है उसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होता है। तो जनरली हम जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं।
अगर हमसे सिलिकॉन की बात कर रहा है, सिलिकॉन के लिए अगर हम एनर्जी बैंड गैप की बात करेंगे तो सिलिकॉन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए डी जो एनर्जी ई जी आता है वो कितना आता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करना है, फिल करना है, तो हमको मिनिमम इससे ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रॉपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पर इस बार अगर सिलिकॉन आ गया, जरूरी थोड़ी है कि अगली बार भी सिलिकॉन आए, क्या पता अगली बार जर्मेनियम आ जाए। ठीक है, तो बैंड गैप एनर्जी फॉर सिलिकॉन, आप इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करेंगे कि एनर्जी बैंड गैप फॉर जर्मेनियम कितना होता है। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाउ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में लगभग लगभग आता ही है। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट मूव्स विथ स्पीड c/√2 इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। कभी इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, कभी इसका मोमेंटम पूछ लेता है, कभी इसका मास पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर तुमको निकालने आने चाहिए। तो देखो सबसे फर्स्ट बात जो होती है हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिजिक्स से लगेगी, इसमें रिलेटिविस्टिक आइंस्टाइन की जो वो उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती क्या है, वो ध्यान से देखो। वो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी हम आइंस्टीन के मास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से देंगे एम नॉट का सी स्क्वायर। अब देखो एम नॉट सी स्क्वायर तो सब में आ ही रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू, ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और एम अगर क्या होता है देखो, चेंज हो रहा है वेलोसिटी के साथ, अगर मास जीरो हो रहा है तो एम इक्वल टू हम रखते हैं एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हम ये रखते हैं इंटू सी स्क्वायर, और ये ई आ जाएगा हमारे पास, गेटिंग। पर हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ v इक्वल टू हमको दे रखा है c/√2 है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट √1 माइनस वी की जगह हम क्या रखेंगे, देखो c/√2 का होल स्क्वायर रखेंगे तो c बाई ये 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और ये c स्क्वायर इधर ही आएगा और इसका रूट आ जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 1 - 1/2। तो ये हमारे पास जो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पर आएगा एम नॉट, ये 1 - 1/2, दैट मीन्स 2 - 1/2। तो 1 बाई कितना आ जाएगा, ये √2 का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से जो, और एम नॉट सी और सी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और सी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही है वो कितना आ रहा है, √2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही है, दिस इज द टोटल एनर्जी, इट इज़ नॉट आंसर, ये आंसर नहीं है, ये टोटल एनर्जी है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होती है, टोटल एनर्जी में से हम क्या करेंगे, रेस्ट मास एनर्जी को हम माइनस कर देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी कितनी है, √2 एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये √2 - 1 हो जाएगा, और बाहर से आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, √2 की वैल्यू होती है 1.41 - 1 आ जाएगा, और ये एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 0.41 एम नॉट सी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 0.41 एम नॉट सी स्क्वायर आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, देखो 1.41 वाला भी ऑप्शन में है, बट -1 करना मत भूलना। ठीक है, तो 0.41 जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अभी तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, बट इन फ्यूचर ज़रूरी है कि वो क्या पूछ सकता है, मास फाइंड आउट करने को भी पूछ सकता है, और मोमेंटम फाइंड आउट करने को भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मास और मोमेंटम कितना होगा, इसका भी आंसर हम पे क्या करेंगे। अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा, अगर कोई फोटोन रेस्ट मास है, स्पीड c/√2 से मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ कि उसका मास और मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे। गेटिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, द मीन स्क्वायर स्पीड, द मीन, मीन की बात हो रही है, मीन
द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन में बहुत लोगों ने जो आंसर है इसका फर्स्ट लगा के आ गए थे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। आपसे मीन पूछ रहा है और आप क्या लगा के आए, देखो गलती कहाँ पर होती है, छोटा सा जो हमारे पास वी आर एम एस होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल होती है, 3 kTy क्या होता है, m होता है, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m इज द मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बट अब देखो बहुत सारे लोग क्या लगा के आए, जल्दीबाजी का हो या एग्जाम का स्ट्रेस का हो, उसको देख के हुए बहुत सारे लोग वी आर एम एस, उनने सीधे ये वी आर एम फर्स्ट ऑप्शन लगा के आ गए, और उनका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि आपसे रूट मीन स्क्वायर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली मेंशन है मीन, बताओ मीन। अगर मीन अगर लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आरएमएस के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमको स्टेप फर्स्ट क्या करना पड़ता है, स्टेप फर्स्ट के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टेप उल्टा पढ़ते हैं हम इसको, स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ता है, मीन लेना पड़ता है, और स्टेप 3 में हमको क्या करना पड़ता है, लास्ट में रूट लेते हैं हम, आर स्टैंड फॉर रूट। बट तो आपको स्टेप 2 तक ही जाना है, स्टेप 2 तक जाना है, जब रूट पूछ ही नहीं रहा है तो हमको क्या करना है, इस वी आर एम एस का रूट नहीं लेना है, तो इसका स्क्वायर करके छोड़ दो, ये कितना आ जाएगा, 3 kBty क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो स्क्वायर है मीन, इसको मीन स्क्वायर बोलते हैं, मीन स्क्वायर है, ये जो हमारे पास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास वी मीन, अब मीन को ऐसे लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, नॉट स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली टेम्परेचर की पावर 1, टेम्परेचर की पावर 1। तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, मैक्सिमम लोग फर्स्ट लगा के आए थे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा नहीं यहाँ से। ठीक है, और 1/t, और ये क्या है, टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, इसका बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड है, यही कौन सी, यही इसी को पकड़ना था आपको, एग्जामिनर ने इसी को हिट किया था। तो जो मीन स्पीड की बात कर रही है वो टेम्परेचर के साथ क्या है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद T⁻⁴ 1। गेटिंग। तो आज ये जो आज की वीडियो है इसमें डिस्कस किया हमने क्वेश्चन नंबर 21 to 30, जो कि 10 क्वेश्चन है। तो आप अपना स्कोर भी क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो लेक्चरर और एलटी और ईआरएमएस, ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन के रिपीटेशन होने के क्या है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे क्या होगा, हमारे पास जो सिलेक्शन है और जो एग्ज़ाम हॉल का जो फेयर प्रैक्टिस कैलकुलेशन ये सब क्या हो, स्ट्रांग बन जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।